हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका धनप्रिय क्लासेस में। मैं हूं सुमित कुमार और आज का हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं कि कौन कौन सा करंट अफेयर का क्वेश्चन है। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि मुंबई ने किस टीम को हरा करके रणजी ट्रॉफी 2023-24 का खिताब जीता है। तो ध्यान देना है, यहाँ पे मुंबई की बात कर रहा है, किस टीम को हराया है। तो जो लास्ट मैच हुआ था वहां पे विदर्भ के साथ हुआ था, तो विदर्भ टीम को हरा करके मुंबई ने 2023-24 का जो है रणजी ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा विदर्भ। चूंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन है तो यहाँ पे आपको इसको याद ही करना होगा। चलिए अगला प्रश्न है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। Who has been appointed as the chairman of Central Board of Secondary Education यानी CBSE। तो पहला ऑप्शन है आपका राहुल सिंह, फिर राजेश कुमार चतुर्वेदी, रीता बहुगुणा जोशी या RS शर्मा। तो अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो वहां पे आप लोग देखे होंगे राहुल सिंह को जो है CBSE का अध्यक्ष बनाया गया है। और एक बार जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं तो उनका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, वो प्रसाद पर्यंत होते हैं। जब इनका हो सकता है किसी भी टाइम में 1 साल या 2 साल या 5 साल या 10 साल में भी इनका ट्रांसफर या इनके नियुक्ति को रद्द किया जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि विशाल पांडे द्वारा लिखी गई पुस्तक इजराइल वॉर डायरी का विमोचन किसने किया। हु रिलीज्ड द बुक इजराइल वॉर डायरी रिटन बाय विशाल पांडे। तो देखिए यहाँ पे इजराइल वॉर डायरी में जो बातें कही गई हैं वो वहाँ के युद्ध को लेकर के, जो हमास के साथ युद्ध वगैरह होते रहता है, शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कि कैसे इस युद्ध को समाप्त किया जाए, शांति व्यवस्था बनी रहे, इसको लेकर के जो है वहाँ पे इस बुक को रिलीज किया गया है। तो आखिर कौन से व्यक्ति हैं, तो अनुराग सिंह ठाकुर ने जो है इस पुस्तक का क्या किया है, विमोचन किया है। तो आंसर आपका हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किडनी के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मार्च 2024 में किस दिन विश्व किडनी दिवस मनाया गया। देखिए विश्व किडनी दिवस है, इसका मतलब ये समस्या सिर्फ भारत देश का ही नहीं है, ठीक है, ये समस्या पूरे विश्व का है। तो आखिर ऐसा क्या चीज है, तो पहले देख लेते हैं। ऑप्शन है 16 मार्च, 14 मार्च, 12 मार्च, 11 मार्च। तो आंसर आपका हो जाएगा 14 मार्च। प्रॉब्लम क्या है कि किडनी को लोग इतना वर्क दे देते हैं, ये मल्टी फंक्शन तो खुद ऑलरेडी है, बट उसके बावजूद भी खान पान में अनियमितता होने के कारण, रेगुलरिटी ना होने के कारण जो है किडनी पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो लोगों को जागरूक होना होगा कि आखिर किडनी को कैसे ठीक रखा जाए, कैसे उसको स्वस्थ रखा जाए, ताकि आपका खान पान का जो सिस्टम है वो भी ठीक ठाक रहे। इसलिए यह जागरूकता मनाने के लिए विश्व किडनी दिवस मनाया जाता है 14 मार्च। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रोत्साहन योजना 2024 किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। सबसे पहले देखिए इलेक्ट्रॉनिक वाहन का बढ़ावा क्यों देना है, आखिर क्या ऐसी बात है। तो सबसे पहले तो एक प्रदूषण रहित है, मतलब इससे प्रदूषण नहीं होगा। दूसरी बात है कि यह बड़ी इजीली, बड़ी आसानी से इसको बनाया जा सकता है। प्लस सरकार इसको बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी भी देती है। आप बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक वाहन खरीदिए, वहाँ पे सब्सिडी भी आपको मिल जाएगा। कारण क्या है कि जितना ज़्यादा इसका यूज होगा पर्यावरण में उतना ही प्रदूषण कम होगा, ठीक है। ये प्रदूषण रहित होता है, यानी इससे प्रदूषण नहीं होता है। बाकी डीजल, पेट्रोल, जितने भी वाहन हैं उससे प्रदूषण होता है। सबसे बड़ा तो सुरक्षा क्या होगा, तो हमारे यहाँ जो समस्या है जलवायु परिवर्तन, है ना, ये जलवायु परिवर्तन को लेकर के काफ़ी सहायक सिद्ध हो रहा है कि भाई इसको ठीक किया जाए। जलवायु परिवर्तन का मतलब होता है कि बहुत जल्दी तापमान में वृद्धि होना, ठीक है। और ये तापमान में वृद्धि कैसे होता है, अगर वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ जाए, वायुमंडल में CO की मात्रा बढ़ जाए, ज़्यादा महत्व होता है CO2 का। कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है कि यह ऊष्मा को अवशोषित करता है। तो जब अवशोषित करेगा तो वायुमंडल में ऊष्मा का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा, यानी टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, और ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो क्या होने लगेगा, जलवायु परिवर्तन। इसलिए ज़्यादातर किस वाहन का प्रोत्साहन है, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का प्रोत्साहन। यहाँ तक कि आप देख लीजिए 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, यहाँ तक कि बस, ट्रक, सब इलेक्ट्रॉनिक वाहन आ रहे हैं। तो धीरे धीरे आने वाले हमको लगता है 10 सालों में तो सब पेट्रोल और डीजल वाहन खत्म हो जाएगा। सिर्फ बायोडीजल
और इलेक्ट्रॉनिक वाहन यही बच जाएंगे। बायोडीजल भी वो भी प्रदूषण नहीं फैलाता है। बायोडीजल जो जेट्रोफा नामक पौधा से बनता है उसका ईंधन, तो भी प्रदूषण रहित होता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न की चर्चा में रहा, पोबी तोड़ा वन्य अभयारण्य किस उत्तर पूर्वी राज्य में स्थित है। देखिए वन्य अभयारण्य जो भी बनते हैं तो जीवों को सुरक्षित रखने के लिए, इसको सिक्योर रखने के लिए जो है ये बनाया जाता है। तो ये आपका ऑप्शन है अब असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम। ठीक है, तो देखिए इससे रिलेटेड कई बार हम क्वेश्चन जो है बताए हुए हैं, इससे रिलेटेड उत्तर पूर्वी में इस चारों में से सबसे ज़्यादा कहाँ पे अभयारण्य है। तो ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आपने आंसर बताया तो मैं उसका और डिस्कशन करूंगा कि आखिर उस स्टेट में और कौन कौन से अभयारण्य हैं। तो ध्यान रखना है आपको, इसका आंसर बताना है। ये चारों के चारों पूर्वोत्तर राज्य ही हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है, आप सर्च कीजिए, इसका अध्ययन कीजिए और हमको बताइए कि इसमें से आंसर कौन सा होगा। उसके बाद उस स्टेट में और कौन कौन से अभयारण्य हैं इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, इस संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा ज्ञानेश कुमार और बलविंदर संधू को चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ पेपर पढ़े होंगे आप लोग कि जो चुनाव आयुक्त हैं वो दोनों के दोनों इस्तीफा दे दिए हैं। तो फिर से उनकी नियुक्ति तो करनी होगी क्योंकि लोकसभा चुनाव है। तो चुनाव आयुक्त का मतलब होता है कि जो निर्वाचन आयोग होता है उस निर्वाचन आयोग को कंट्रोल करने वाला कोई ना कोई तो चाहिए। निर्वाचन आयोग को कोई ना कोई कंट्रोल करने वाला तो चाहिए। तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं निर्वाचन आयुक्त कहलाते हैं। तो एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, एक मुख्य होगा और बाकी दो क्या होंगे, अन्य होंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर 3 निर्वाचन आयुक्त होते हैं और इनकी नियुक्ति कौन करता है। तो अगर इनकी नियुक्ति की बात करें तो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल ये है कि इन दोनों की जो नियुक्ति हुई है वो नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत। तो आपके सामने ऑप्शन है 224, 324, 124, 326। तो यहाँ पे जो अनुच्छेद यानी आर्टिकल 324 है, इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि निर्वाचन आयोग की शक्ति क्या है, चुनाव को कैसे नियंत्रण कर सकता है, ये सारी बातें हैं। लेकिन आर्टिकल 324(2) के तहत जो है यह बताया गया है कि संविधान के ये जो चुनाव आयुक्त हैं उनकी नियुक्ति कैसे की जाएगी, क्या प्रक्रियाएं होंगी। तो अनुच्छेद 324(2) के अंतर्गत ये बातें बताई गई हैं। ठीक है, जबकि सिर्फ अनुच्छेद 324 जो है जो यहाँ पे दिया हुआ है, आंसर तो आपका यही होगा, बस इसमें 2 ऐड कर लेना है। तो सिर्फ अनुच्छेद 324 की अगर बात करें तो इसका मतलब ये हुआ कि चुनाव आयोग की शक्ति क्या है, कैसे नियंत्रण करता है, कैसे चुनाव की प्रक्रियाएं होंगी, वो सारी बातें कही गई हैं। और 324 के 2 में नियुक्ति की प्रक्रिया बताई गई है। अगर एक बार निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति हो जाए तो उसका जो कार्यकाल है या तो 6 वर्ष होगा या तो 65 वर्ष की आयु तक, दोनों में से जो पहले हो जाए, है ना। या तो 6 वर्ष अपना पूरा प्रक्रिया पूरा कर ले या फिर 65 साल की आयु तक। यानी कहने का मतलब है कि अगर कोई 60 साल के एज में बनता है तो 65 पे रिटायर कर जाएगा। अगर 56 साल के एज पे बनता है तो 56 और 6 62, यानी 62 साल की उम्र में रिटायर हो जाएगा। तो दोनों में से जो पहले हो जाए, या तो 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा होगा तब भी रिटायरमेंट, और यदि 65 साल का हो गया तब भी रिटायरमेंट। तो दोनों में से जो पहले हो जाए उसको रिटायर मान लिया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। सुरेंद्र यादव ने किस राज्य में केंद्र शासित प्रदेश का पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी नियुक्त किया गया है। तो डीजीपी की एक बहुत अहम भूमिका होती है पुलिस के मामले में। एक सर्वोच्च पद होता है उस राज्य के, उस क्षेत्र के जो है आपराधिक जो गतिविधियां हैं उसको कंट्रोल करने का बहुत ज़्यादा इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है डीजीपी को। तो यहाँ पे चंडीगढ़ इसका आंसर होगा। चंडीगढ़ जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, आपको पता है कि हरियाणा और पंजाब की राजधानी भी है और एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। तो चंडीगढ़ में जो है उनको डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है। अभी आपको पता होना चाहिए कि टोटल यूटी कितने हैं, टोटल 8 यूटी हैं और 8 यूटी ये 2 तरह के हैं, एक 5 एक 3। 5 यूटी वैसे हैं जिसमें विधान सभा नहीं है और 3 यूटी ऐसे हैं जिसमें विधानसभा अभी हैं, कार्यरत हैं। और 3 में कौन कौन से हैं, एक आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा और एक आपका दिल्ली हो जाएगा और एक आपका पुडुचेरी हो जाएगा। ठीक है,
जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी 3 यूटीज में विधानसभा है और 5 यूटीज में विधानसभा नहीं है। हाँ, एक अभी जो है आप देखिएगा लद्दाख जो है वो डिमांड कर रहा है विधानसभा का। सरकार ये मांग पूरा नहीं कर रही है। आप नाम सुना होगा आपने, सोनम वांगचुक। अगर आपने 3 इडियट मूवी देखा होगा तो 3 इडियट मूवी में जो आमिर खान ने जो रोल निभाया है वो सोनम वांगचुक का ही है। और अभी सोनम वांगचुक वाकई में लद्दाख में वहाँ पे धरना देके बैठे हुए हैं अनलिमिटेड टाइम के लिए। पता नहीं कब जाके उनका धरना समाप्त होगा। वो सरकार से डिमांड कर रहे हैं। सरकार ने वादा भी किया था कि वहाँ पे विधानसभा स्थापित की जाएगी, लेकिन अब तक वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। यानी वहाँ के लोग किस सरकार को चुनेंगे, किसको चुनेंगे, है ना। लोकसभा का चुनाव है तो सिर्फ एक MP दिया गया है। तो बताइए, जिस एरिया में एक MP हो, क्या वहाँ पे लोकतंत्र है? लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? हमको चुनने का अधिकार, हमको ऑप्शन मिले। तो लद्दाख में मात्र एक MP है, तो लोग वोट किसको देगा? एक ही MP को देगा। जीतेगा कौन? वही। ऑप्शन मिला कहाँ? एक से अधिक मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। हाल ही में एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन समिति किसके अध्यक्षता में गठित की गई थी? तो ध्यान देना है कि ये प्रयास एक बहुत बेहतरीन प्रयास है हमारे देश के लिए। एक राष्ट्र एक चुनाव का मतलब कि भाई जो लोकसभा और विधानसभा, ये जो अलग अलग चुनाव होती हैं वो एक डेट में हो जाए, एक साथ में हो जाए। तो होगा क्या कि इससे खर्च भी बचेगा और बहुत सारी सुविधाएं भी होंगी, विकास करने का टाइम भी मिलेगा। नहीं तो होता क्या है कि एक बार लोकसभा का चुनाव हुआ, फिर हर साल कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य में विधानसभा का चुनाव हो जाता है। तो सरकार जो है वो चुनाव में व्यस्त हो जाती है, फिर विकास का काम नहीं हो पाता है। तो ये हम लोग को अमेरिका से सीखना चाहिए। अमेरिका में सारे चुनाव, चाहे राष्ट्रपति हो, राज्यपाल हो, स्टेट का हो, सब 1 डे में सारा काम हो जाता है। तो वहाँ पे 4 साल का डिफरेंस रहता है, तो 4 साल में विकास के काम होंगे। यहाँ पर भी अगर ऐसा हो जाए कि एक बार में लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव एक साथ हो जाए, तो हो सकता है कि समय का बचत हो और उस समय में सरकार अधिक से अधिक विकास का कार्य कर सके। इस पे काम चल रहा है। अब इस लोकसभा चुनाव में तो नहीं, लेकिन हो सकता है कि अगले बार लोकसभा चुनाव में इसको पारित कर दिया जाए। तो यहाँ पे इसके जो अध्यक्ष बनाए गए हैं वो है रामनाथ कोविंद, जो कि आप लोगों को पता होगा कि हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। 2017 से 2022 तक ये रहे, है ना। राष्ट्रपति कब से कब तक रहे हैं? 2017 से लेकर के 2022 तक ये राष्ट्रपति रहे हैं। और उस राष्ट्रपति होने से पहले एक IAS ऑफिसर भी रह चुके हैं। ठीक है, तो एक राष्ट्र एक चुनाव, इसके जो समिति बनाई गई है इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? रामनाथ कोविंद। बाकी लोग अध्यक्ष भी हैं, अमित शाह जो है इसके अध्यक्ष, उसके मेंबर हैं, सदस्य हैं। अध्यक्ष इनको बनाया गया है, अमित शाह इसके क्या है? मेंबर है। बाकी इन दोनों का इससे कोई लेना देना नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? देखिए, डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ का मतलब क्या हुआ कि ऐसा नहीं कि वहाँ पे कोर्स किया उन्होंने इसलिए उनको ये डिग्री मिल गया या उपाधि मिल गया। एक्चुअली उनको कार्य को लेकर के, उनके पिछले जितने भी कार्य हैं, एक शुरुआती दौर से लेकर के राष्ट्रपति तक के सफ़र का जो उनका कार्य है उसके लिए सम्मानित किया गया है। तो जो मॉरिशस यूनिवर्सिटी है, मॉरिशस विश्वविद्यालय ने जो है उनको सम्मानित किया है। और इसको लेकर के जो हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं उन्होंने कहा कि हमारा इससे राजनीतिक संबंध, आर्थिक संबंध और सांस्कृतिक संबंध काफ़ी मजबूत रहेंगे। और मॉरिशस के युवा वो भारत से जुड़े, इसका जो है उन्होंने एक दावा किया है राष्ट्रपति ने कि मॉरिशस के अगर युवा जुड़ते हैं हमारे यहाँ तो उनको रोजगार के साथ साथ उद्योग में काम करने का भी मौका मिलेगा। यहाँ पे टोटल 10 क्वेश्चन आपका हो चुका है और हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस सारे क्वेश्चन को अपने नोटबुक में, अपने कॉपी में इसको लिख करके रखते होंगे। इससे क्या होगा कि आपका प्रयास भी हो जाएगा, काफ़ी प्रैक्टिस भी हो जाएंगी। करने के लिए तो आप देखिए ये भी है कि आप YouTube पे जब भी मन हो तब ओपन करके देख सकते हैं, कॉपी में लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन लिखने से क्या होता है ना कि एक तो प्रैक्टिस हो गई प्लस माइंड में बैठा रहता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे YouTube पे, ठीक है, चैनल पे देख रहे हैं, अच्छी बात है। जब भी रिवीजन करना होगा ये तो हमेशा ऑल टाइम के लिए हो गया, जब मन तब आप रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन इससे क्या होगा कि अगर आप लिख के रख रहे हैं तो टाइम बचेगा आपका, है ना। कहीं नोट कर रहे हैं तो पढ़ने में फटाफट टाइम निकल जाता है, लेकिन वीडियो देखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो एक बार आप वीडियो देख लिए,
हाँ, जिसको है कि नहीं फिर से हमको देखना है तो दोबारा देख सकता है, दोबारा देख सकता है, तो रिकॉर्डेड है, जब भी आप देखें तब देख सकते हैं। हाँ, लेकिन टाइम अगर बचाना हो, एग्जाम का समय हो, 10 दिन 5 दिन का टाइम हो, तो वहाँ पे आपको वीडियो देखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इसको अगर आप नोट करके रख रहे हैं तो बहुत ही बेहतरीन होगा। चलिए आज के लिए यहीं पे धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।